Hello everyone, this is Dipen Tilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to all my YouTube channel Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy. Today in this video session, we will discuss about the building by laws. We was discussed in the previous lecture types of foundation, components of building में हमने देखा था टाइप्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज, वेंटिलेटर्स, स्टेयर, टाइप्स ऑफ रूफ, टाइप्स ऑफ लिंटल्स, बीम्स। ठीक है, अभी उसके अलावा हमने देखा था टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, फुटिंग में टाइप्स ऑफ फुटिंग में देखा था स्प्रेड फुटिंग, कॉलम फुटिंग, स्ट्रेप फुटिंग। फिर उसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, क्लीननेस, प्राइवेसी, रूमिनेस, ग्रुपिंग एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक था ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो भी हमारा बिल्डिंग होगा तो वो किस ओरिएंटेशन से हमको ग्राउंड लेवल पे सेट करना है। ठीक है, अभी वो भी डिपेंड ऑन दी सन डायरेक्शन टू हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमारा आया था टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर। तो उसमें हमने देखा था कि अलग अलग जो भी बिल्डिंग है उसका अलग अलग कंपोनेंट रहेगा, तो उसकी आर्किटेक्चर के हिसाब से उसका क्या क्या कंपोनेंट रहेगा। तो हमने देखा था कि भाई यूनिटी हो गई, कॉन्ट्रास्ट हो गया, मास कंपोजिशन हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, गोल्डन रेशियो है, रिदम है। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था बीम यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ठीक है, उसके बारे में भी हमने अलग अलग स्टेज पे जो भी उसका 7 स्टेज था वो हमने डिस्कस किया था कि भाई बीम में किस हिसाब से ये मॉडल क्रिएट करते हैं और उसका पूरा का बिल्डिंग का मैनेजमेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अभी बात यहाँ पे हो रही है बिल्डिंग बाय लॉज की। तो बिल्डिंग बाय लॉज हमको यहाँ पे देखना है। तो हमको फर्स्ट तो ये देखना है कि भाई बिल्डिंग बाय लॉज किसको हम बोलते हैं और उसमें क्या होगा बिल्डिंग बाय लॉज में, तो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि ब्यूटीफुल स्पेसिस फ्रॉम ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स फ्रॉम ब्यूटीफुल टाउन्स। ठीक है, यहाँ पे एक दिया गया सेंटेंस कि क्या है कि भाई ब्यूटीफुल स्पेसिस फ्रॉम ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे पास मान लो कि कोई हमारे पास एक जगह है, वहाँ पे हमको बिल्डिंग बनाना है। तो जगह तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है कि बिल्डिंग कैसे बनाना है, क्या बिल्डिंग का साइज और शेप क्या होगा, बिल्डिंग का जो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हो उसका कलर हम क्या देंगे, उसका कॉन्ट्रास्ट हम क्या देंगे, वो हमको पता नहीं है तो वो ब्यूटीफुल नहीं बन पाएगा। ठीक है, अभी जो वो हमको पता चल गया तो उससे जो भी बिल्डिंग क्रिएट होकर हमारा ब्यूटीफुल टाउन्स बनेगा। तो ये यहाँ पे सिंपली दिया गया है, इन एब्सेंस ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज एंड रेगुलेशंस, owners of land will try to construct as much as possible, which will not only create ugly buildings and towns but also create the unhealthy environment and multiply problems during the emergencies। यहाँ पे क्या है कि भाई जो भी ओनर्स रहता है उसकी एक सिंपल मेंटालिटी रहती है कि भाई हमारे पास जगह है तो सिंपल ऐसे ही मकान बना दो। ठीक है, अभी उसके पास वो कोई गाइडलाइन जब तक वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कराते हैं तब तक वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि अभी ऐसे वो स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया होता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अनहेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होगा। तो अगर मान लो कि कोई इमरजेंसी आ गई तो उसको इमरजेंसी को हम रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी उसमें भी प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम है वो मल्टीप्लाई होते जाएगी, उसका कुछ सोल्यूशन वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो एक तो जरूरी है बिल्डिंग बाय लॉज यहाँ पे। फिर उसने बोला है कि हेंस द बाय लॉज एंड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस आर नेसेसरी। जो भी डेवलपमेंट कंट्रोल अथॉरिटी है उसका कुछ ना कुछ तो जिस एरिया से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। ठीक है, टू कंट्रोल द हैबिटेट डेवलपमेंट एज लैंड ओनर्स विथ टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विल कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स विथ पुअर एमिनिटीज एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या है कि भाई जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो कॉन्ट्रैक्टर की एक सिंपल मेंटालिटी रहेगी कि भाई एक पुअर एमिनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करना। ठीक है, अभी मान लो कि कोई ड्रेनेज फैसिलिटी हो गई, हमारी जो भी यूटिलिटीज़ है, ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन है, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ है, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी है, ठीक है, वाटर सप्लाई लाइन है, तो जो भी सारी यूटिलिटीज़ है ह्यूमंस के लिए जरूरी है जो भी वो पुअर एमिनिटीज़ वो प्रोवाइड और सर्विस प्रोवाइड वहाँ पे करेगा। ठीक है, to ensure the safety of human beings who work or live against the health hazard, structural failure, fire, parking dispute, etc.
तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रहना है वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं रहना है, यहाँ पे रहना है ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। तो अभी वो क्या करेगा कि भाई उसको जो भी वो जिंदगी जीने में अभी प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम आ गया, स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया, फायर लग गई, ठीक है, पार्किंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम है उसको अभी आपको एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। अभी मान लो कि जो भी कोई पर्सन होगा तो भी आज वो फेस करता होगा कि भाई कोई G+3 कोई बिल्डिंग है, तो उसमें पार्किंग स्पेस है उसका बहुत अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई वहाँ पे कुछ कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो पार्किंग स्पेस प्रॉपर नहीं है, रेसिडेंशियल है तो वहाँ पे भी कुछ पार्किंग स्पेस प्रॉपर नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम अभी फेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी उस टाइम वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर ने बना के हमको दे दिया और हमने खरीद लिया, ठीक है। अभी वहाँ पे हमने सोचा नहीं था कि अभी मान लो कि फ्यूचर जब आगे बढ़ेगा तब ये सारा प्रॉब्लम हमको फेस करना रहेगा, ठीक है। अभी तब हमने नहीं सोचा था, तो अभी ये हम फेस कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि वो रेगुलेशन अथॉरिटी वहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए होते तब जाके ये आज प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे वो तब ध्यान में नहीं लिए गए, इसलिए आज वो प्रॉब्लम हो रहे हैं। By laws and regulations provide the guidelines to the designing engineers, architect, which is result in proper planning of building activities. Owner consult the engineer architect, which is result in well engineered building instead of building constructed by the unskilled workforce. यहाँ पे बिल्डिंग बाय लॉज जो भी है, जो भी हमारा रूल्स और रेगुलेशंस है, वो गाइडलाइन देता है किसको, यहाँ पे जो भी इंजीनियर काम कर रहा है उसको भी गाइडलाइन देता है और जो भी आर्किटेक्चर है उसको भी गाइडलाइन देता है। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग में जो भी एक्टिविटीज बिल्डिंग के रिगार्डिंग करनी है वो वहाँ पे होगी। ये उसका एक क्या है कि थंब रूल है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करता है इंजीनियर और आर्किटेक्ट को कि यह इस गाइडलाइन से ये रीजनल गाइडलाइन ये है, जो भी एरिया है उसकी जो भी रीजन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, तो यहाँ की गाइडलाइन ये है, उसको फॉलो करना है। ऑनर कंसल्ट engineer architect which result in well engineered building instead of building constructed by unskilled workforce। जो भी ऑनर होगा वो किसको कंसल्ट करेगा, तो कि भाई जो भी इंजीनियर है आर्किटेक्ट है उसको कंसल्ट करेगा। तो वो इंजीनियर और आर्किटेक्ट बताएगा कि यहाँ पे भाई ये चीज़ जरूरी है, तो वो क्या बोलेगा कि अभी वो रहने दो, अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो, ठीक है। तो वहाँ पे कोई स्किल लेबर है उसको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है, अनस्किल लेबर वहाँ पे प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। तो जब भी उसके पास स्किल नहीं होगी तो वहाँ पे प्रॉपर क्या रहेगा कि भाई क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं होगी, तो एक तो प्रॉब्लम आएगा। यानी कि पुअर क्वालिटी और पुअर सर्विस, पुअर एम्यूनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करता है ओनर, तो इस वजह से एक तो बिल्डिंग बाय लॉज यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। तो वो वहाँ पे बिल्डिंग बाय लॉज प्रॉपरली मेंटेन होता है तो तब जाके वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होती, या तो फिर कोई भी इमरजेंसीज यहाँ पे नहीं क्रिएट होती। फिर बिल्डिंग बाय लॉज आर टू regulate planning and construction aspect of a buildings framed by local authorities. Local authorities may be municipal corporation, urban development authorities, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा। अभी बिल्डिंग बाय लॉज है वो किससे हमको फॉलो करवाना है, तो बिल्डिंग बाय लॉज है वो जो भी पब्लिक है वो मान लो कि अभी कोई विलेज एरिया में आ रही है, कोई तालुकाज में आ रही है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ रही है, ठीक है। तो अभी उसमें अलग अलग कमेटी है, अलग अलग अथॉरिटीज़ है, उसके द्वारा वो मेंटेन करवाना रहेगा कि भाई अभी मान लो कि भाई कोई विलेज है तो उसमें ग्राम पंचायत है, उसमें जो भी यहाँ विलेज में कंस्ट्रक्शन हो गए तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राम पंचायत की, ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये रीजनल के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमको फॉलो करवाने हैं, ठीक है। अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन या तो फिर कोई भी ऑनर यहाँ पे बना रहा है कोई भी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे वो फॉलो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्राम पंचायत की है। अभी ऐसे ही जो कोई सिटी का या तो एरिया तालुका लेवल का हो गया तो अभी उसमें आएगा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आएगी, या तो फिर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया तो उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा। तो ये अलग अलग अथॉरिटीज उसको डिवाइड की गई है कि भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको मेंटेन करवाना रहेगा। फिर हमारा आएगा रेगुलेशंस, तो रेगुलेशंस आर रिलेटेड टू लैंड यूज एंड टाइप ऑफ द यूज फॉर बिल्डिंग्स इन वेरियस जोन्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज। यानी कि जो भी रेगुलेशंस यहाँ पे मेंटेन करना है वो अलग अलग जो भी जोन की जुडिक्शन है वो अथॉरिटीज है, और वो जो भी लैंड जो भी अथॉरिटी के अंडर में वो एरिया आ रहा है उसको अलग अलग कैरेक्टरी में डिवाइड किया गया होगा कि भाई ये रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से है, तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ इस हिसाब से, तो वो वहाँ पे फॉलो करवाना रहेगा, ठीक है, अथॉरिटी को। फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड भी हो गए, तो स्टैंडर्ड आर फिक्स बाय एस्टेब्लिश रूल्स विच प्रिवेल एवरीवेयर मे बी फॉर होल कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टैंडर्ड कोड पब्लिश बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वाइल बाय लॉज एंड रेगुलेशंस मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ थंब रूल यहाँ पे डिसाइड
किया गया है, ठीक है, अभी हमारी कंट्री है तो उसने कुछ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो भी है वो उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि ये एरिया में ये स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है। अभी यूएई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारी जगह पे एक ही है, लेकिन ये बायलॉज और जो भी रेगुलेशंस है वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग रहेगी, यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि वो जो स्टैंडर्ड जो भी लिए गए हैं, अगर मान लो कि कोई प्लेन एरिया है, ठीक है, अभी मान लो कि कोई प्लेन एरिया है तो वहाँ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी। अगर मान लो कि कोई हिली एरिया है तो वहाँ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी। अगर मान लो कि कोई रण प्रदेश है, ठीक है, तो वहाँ की कुछ रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन वहाँ पे अलग रहेगी, तो वहाँ के कुछ स्टैंडर्ड अलग हो गए। गल्फ एरिया है तो वहाँ के कुछ स्टैंडर्ड अलग हो गए। तो इसने बोला है कि भाई बाय लॉज एंड रेगुलेशंस में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अभी उसके बाद आएगा नॉर्म्स। तो नॉर्म्स आर रिलेटेड टू प्रोसीड्यूर फॉर टेकिंग अप्रूवल एंड कंप्लीशन एंड बिल्डिंग यूज यानी कि बीयू परमिशन आफ्टर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड स्टार्टिंग द यूज ऑफ बिल्डिंग फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस, ठीक है। अभी जो भी हमने नॉर्म्स बनाए हैं वो नॉर्म्स क्या है कि एक प्रकार की वो प्रोसीजर है। कौन सी प्रोसीजर कि भाई वो अप्रूवल लेना हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आए, उसके बाद काम स्टार्ट करना, फिर जो भी ऑथोरिटीज लोकल बॉडीज है वहाँ से कुछ परमिशन आए, फिर वो काम पूरा हो गया तो जो भी अभी बिल्डिंग बना है वो बिल्डिंग में जो भी उसका स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर लिखा गया था वो इस हिसाब से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें जो दी गई है वो नॉर्म्स में बताई गई है। फिर उसके बाद हमारा आएगा लॉज। तो लॉज आर फॉर्म बाय द गवर्नमेंट रूलिंग द स्टेट और कंट्रीज, ठीक है। अभी जो भी लॉज है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। अभी मान लो कि कोई रूलिंग एरिया है, बराबर से कोई स्टेट का रूलिंग एरिया है, अभी कोई कंट्री है, तो उसके जो भी लॉज है वो जो भी रीजनल है उसमें फॉलो करने रहेंगे, तो वो बनाने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट बॉडीज की है। फिर नीड ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड। अभी जरूरत क्या है और क्यों जरूरत है नेशनल बिल्डिंग कोड की। नेशनल बिल्डिंग कोड है वो उसकी जरूरत क्यों है हमको। फंक्शनल सेफ एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स फ्रॉम हैबिटेबल स्पेसिस एंड हैबिटेबल स्पेसिस फ्रॉम हैबिटेबल टाउन्स। अभी मान लो कि एक हैबिटेबल जो भी टाउन्स बना है, तो टाउन्स ऐसा तो नहीं बनेगा, तो अभी टाउन्स में कुछ ना कुछ तो नीड्स हमको होगी, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग रहना होना चाहिए। अभी कॉमर्शियल यानी कि सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। अभी डेली हम जब उठते हैं और सोते हैं तब तक से लेके जो भी हमारी सारी एक्टिविटीज है वो वहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम जाके बोल सकते हैं कि हैबिटेबल यहाँ पे टाउन्स है। इफ we want to live in habitable towns then it is must have we make sure that habitable spaces are being created and maintained over the time period, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि एक बार बना के छोड़ दिया, अभी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमको करने रहेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अभी जैसे हम एक्सटेंड होते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमको जो भी हमारी स्पेसिस है और जो भी हमारी एम्यूनिटीज है उसमें बदलाव लाना होगा, ठीक है। These habitable public spaces are mostly defined by the buildings. Therefore, there has to be a general building guidelines for construction of buildings which can regulate the development. ठीक है। अभी जो भी पब्लिक स्पेसेस है मोस्टली डिफाइंड बाय द बिल्डिंग्स, यानी कि अभी हमने अलग अलग टाइप दे दिया बिल्डिंग का। मान लो कि अभी कोई जीआईडीसी एरिया है तो हमने बोल दिया कि भाई यह इंडस्ट्रियल जोन है। अभी मान लो कि कोई कॉमर्शियल सेक्टर है तो उसको हमने बोल दिया कि यह कॉमर्शियल बिल्डिंग है। अभी मान लो कि कोई रेसिडेंशियल एरिया हो गया तो वो उसको हमने बोल दिया कि भाई ये रेसिडेंशियल जोन है। तो वो जो भी हैबिटेबल पब्लिक स्पेसेस है वो डिफाइन करके पहले ही रखना है, प्री डिफाइन करके रखना है कि ये एरिया है वो ये जो भी हमारी एक्टिविटी, मान लो कि हमारे सुबह में जाके कोई एरिया में हमको शॉपिंग करना है तो वो हमको कंपलसरी कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो कि भाई सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो जो भी एरिया है सीबीडी वाला वहाँ पे हमको जाना रहेगा और वहाँ जाके हमारी जो भी जरूरियात है वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो पाएगी, ठीक है। अभी तो ऐसा प्री डिफाइन जो स्पेसेस है वो पब्लिक स्पेसेस हमको डिफाइन करके रखना है यहाँ पे, और उसको रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी है उसको मेंटेन करना है। व्हाट हैपन विदाउट द बिल्डिंग बाय लॉज। अगर मान लो कि बिल्डिंग बाय लॉज नहीं हुआ, ठीक है, अभी कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है मान लो, तब जाके क्या होगा, तो अब देख पाओगे कि भाई इंडिया में हमारा गुजरात का जो भी गांधीनगर है, गांधीनगर सिटी है, वो गांधीनगर सिटी में आप कभी भी गए होगे तो आपको पता रहेगा कि जो भी
वहाँ पे स्ट्रीट है, ठीक है, अभी वो रेक्टेंगल यानी कि ग्रिड पैटर्न में वहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है। तो ये अभी प्लानिंग किया हुआ सिटी है। अगर मान लो कि कोई ऐसा सिटी पकड़ लो कि जहाँ पे प्लानिंग नहीं है, कोई बिल्डिंग बाई लॉज नहीं है, कोई बस स्टेशन कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, बैंकिंग सेक्टर कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल एरिया का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, अभी जो जहाँ पे जगह थी वहाँ पे बना दिया, तो अभी कैसा लगेगा? तो अभी दिक्कत आएगी। जो भी पब्लिक यहाँ पे लाइव कर रही है उसको रोज सुबह दिक्कत होगी, यानी कि एक एरिया में से दूसरे जोन में जाना होगा, तो कई सारे प्रॉब्लम उसको फेस करना रहेगी, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम आएगा। दिस विल रिजल्ट इन द बैड कंडीशन, इनकन्वीनियंस फॉर द यूजर्स एंड क्रिएट द अनहेल्दी एनवायरनमेंट एंड मल्टीप्लाई प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, ठीक है। अभी क्या होगा कि भाई प्रॉब्लम तो रोज ना रोज क्रिएट हो गए नहीं। अभी मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी एक झुपड़पट्टी ले लो, ठीक है, अभी मुंबई की झुपड़पट्टी ले लो, कोई भी एरिया की कोई झुपड़पट्टी ले लो, तभी जाके आप झुपड़पट्टी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कोई यूटिलिटीज यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग के लिए वो एमिनिटीज होनी चाहिए, वो नहीं है। अभी वहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं है, वाटर सप्लाई लाइन नहीं है, गैस सप्लाई लाइन नहीं है, कम्युनिकेशन लाइन नहीं है, तो जो भी एमिनिटीज यानी कि यूटिलिटीज की हमको नीड्स है वो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अनहेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा। तो वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है वो प्रॉब्लम रोज ना रोज मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि वो बढ़ेगा, ठीक है, उसको बढ़ावा देगा, अभी वो कम होने का नाम नहीं लेगा। तो ये प्रॉब्लम आएगा कि भाई जब बिल्डिंग बाय लॉज नहीं है तो कई सारे प्रॉब्लम हमको फेस करने रहेंगे। फिर आएगा हमारा ओवरव्यू ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, ठीक है। अभी नेशनल बिल्डिंग कोड जो भी हमारा एनबीसी है वो कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, अभी उसमें एम्बेडमेंट कौन कौन से आए और कौन कौन सी साल में आए, ठीक है, वो हमको देखना है। तो देखते हैं हम उसका ओवरव्यू। द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया यानी कि एनबीसी, ए कंप्रेहेंसिव बिल्डिंग कोड इज अ नेशनल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। अभी सारी कंट्री में जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो रहा है, ठीक है, उसमें ये फॉलो करवाना है कि ये एक थंब रूल है और इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स जो भी लॉज यहाँ पे दिए गए हैं वो मेंशन किए गए हैं वो हमको फॉलो करवाने हैं, ठीक है। इट सर्व्स एज अ मॉडल कोड फॉर adoption by all agencies involved in building construction work like public works department, other government construction department, local bodies और private construction agencies। अभी जो भी काम कर रहा है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको ही फॉलो करना है, ठीक है। अभी जो भी काम कर रही है बॉडीज यानी कि पब्लिक सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो गया, लोकल बॉडीज हो गई, प्राइवेट कोई कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है तो उसको भी फॉलो करना है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है कोई ओनर है तो उसको भी फॉलो करना है। यानी कि जो भी यहाँ पे जो भी लैंड पे यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो कंस्ट्रक्शन में वो जो रीजनल क्राइटेरिया है वो नेशनल बिल्डिंग कोड थ्रू फॉलो करवाने हैं, ठीक है। द कोड मेनली कंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, stipulations regarding materials, structural design and construction including the safety, building and plumbing services, approach to the sustainability and asset and facility management, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर पे ही ध्यान देना है या तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ही ध्यान देना है, बल्कि जब वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी जो भी एमिनिटीज़ है, जो भी यूटिलिटीज़ है, वो सारी की सारी यूटिलिटीज़ में हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस या तो फिर जो भी बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स है वो हमको फॉलो करवाने रहेंगे, ठीक है। अभी मान लो कि फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अभी कोई मटेरियल रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग क्राइटेरिया कुछ यहाँ पे दिया गया है, प्लम्बिंग सर्विसेज हो गई, यूटिलिटी सर्विसेज हो गई, तो जो भी है वहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हो आप उसका प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। द कोड वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1970 एट द इंस्टेंस of planning commission and then first revised in 1983. Thereafter the three major amendments were issued to the 1983 version, two in 1987 and third is the 1997, ठीक है। अभी हमारा जो ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट जो ये कोड वो 1970 में ये पब्लिश हुआ था। अभी उसके बाद जो भी वहाँ पे एक कमीशन बिठाई गई और कमीशन में ये डिस्कस किया गया कि अभी जो फर्स्ट है, ठीक है, अभी वो कुछ हमने वो रन करके देखा तो अभी उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो वो क्या किया कि भाई उसमें जो भी दिक्कत आ रही थी, हमने जो भी वो प्रॉब्लम फेस किए वो हमको इम्प्लीमेंट लाना जरूरी था उसमें। तो फर्स्ट रिवाइज हमने किया वो 1983 में किया। फिर हम आगे चले
तो अभी आगे चल के वो कुछ अभी बाकी रह गए थे, अभी कुछ ना कुछ नए फेस हो रहे थे, तब जाके वो उसका जो मेजर एमेंडमेंट है, ठीक है, अभी वो 1983 में आए, फिर वहाँ पे 2 अमेंडमेंट यहाँ पे पास हुए, यानी कि 1987 और थर्ड जो लास्ट वाला था वो 1997 में यहाँ पे पब्लिश हुआ। The second revision of the code was in 2005, to which 2 amendments were issued in the 2015 and 2016। ठीक है, यहाँ पे 2 अमेंडमेंट 2005 में यहाँ पे रिवीजन हुई, यानी कि फाइनली कोड का जो सबमिशन हुआ वो 2005 के बेस पर हुआ, लेकिन उसमें अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे बाकी रह गए थे, यानी कि वो जो भी रन करते हैं तो रन करते टाइम वो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आते थे, तो वो वहाँ पे मेंशन नहीं दिए गए कि भाई ये नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी में ये बताया नहीं गया है, तो क्या करेंगे कि उसको रिवाइज करना रहेगा। ठीक है, अभी आप मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो अभी मान लो कि 1 महीना या तो 2 महीने आपने रन किया और उसके बाद उसमें कुछ अपडेशन आया, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सोल्व कर दिया, ठीक है, वो एप्लीकेशन ने। तो यहाँ पे सेम ऐसा ही है एनबीसी में कि भाई एनबीसी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, रीजनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रहे थे, तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसका जो वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था कि भाई ये एनबीसी ये फॉलो करना है, तो उसको रिवाइज करने की यहाँ पे ज़रूरत रहती है। फिर क्या है, ठीक है, अभी जो भी हमारा एनेक्सर रहेगा उसमें जो भी नेशनल बिल्डिंग कोड है वो किस हिसाब से रहेगा, उसको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में क्या क्या क्राइटेरिया दिए गए, उसका जो भी पार्ट है 0 से लेके जो भी 12 तक, ठीक है, अभी उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें क्या है कि भाई पार्ट हमारा 0 है, ठीक है, अभी वॉल्यूम 1 में आ रहे हैं, और कंटेंट्स हमने क्या लिया है 2016 लिया है वॉल्यूम 1, तो उसमें पार्ट 0 है इंटीग्रेटेड अप्रोच ए प्री रिक्विसाइट फॉर अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ द कोड। ठीक है, अभी क्या क्या हमको जरूरत रहेगी और क्या क्या प्रोविजन हमको यहाँ पे अप्लाई करने रहेगी कोड में, वो वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अभी प्री डिफाइंड यहाँ पे कर लेना है हमको। फिर हमारा पार्ट 1 आएगा, तो पार्ट 1 में उसकी डेफिनेशन दी गई है, यानी कि मान लो कि पब्लिक बिल्डिंग है तो उसकी डेफिनेशन है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसकी डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो वहाँ की डेफिनेशन है, तो जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, यानी कि एक स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी वो डेफिनेशन क्या रहेगा कि एक स्टैंडर्ड रहेगा कि ये चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी रहेगी। फिर पार्ट टू हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है। पार्ट 3 है हमारा डेवलपमेंट कंट्रोल्स रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स है। पार्ट 4 हो गया फायर एंड लाइफ सेफ्टी है। पार्ट 5 जो रहेगा वो हमारा बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर रहेगा। ठीक है, अभी कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, उसके टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, और जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पार्ट 5 में दिए गए हैं। फिर पार्ट 6 तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अभी वॉल्यूम 1 ही कंटिन्यू है, तो पार्ट 6 में स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग क्राइटेरिया में अलग अलग सेक्शन है। तो सेक्शन 1 में क्या है कि भाई लोड, जो भी लोड है, डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड, उसके डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे लिखा गया है। फिर फोर्स, कितने फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं एंड उसकी इफेक्ट क्या क्या है। फिर सेक्शन 2 में आ रहा है हमारा सोइल एंड फाउंडेशन, कौन सी सोइल है, उसमें किस टाइप का फाउंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर हमारा आ रहा है सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 में हम कोई वुडन स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ऊपर है, ठीक है, तब जाके हमको टिम्बर स्ट्रक्चर यूज़ करना रहेगा। तो भी टिम्बर सेक्शन और सेक्शन जो भी है और बम्बूज का जो भी हमको यूज़ करना है, तो उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे बताई गई कि ये यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। फिर आएगा हमारा सेक्शन 4 पे मेसनरी सेक्शन, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर कंपोनेंट में यहाँ पे मेसनरी हो रहा है, तो मेसनरी सेक्शन में कौन कौन से क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे आ रहा है सेक्शन 5, वो कंक्रीट के ऊपर है। तो कंक्रीट में यहाँ पे 2 टाइप के रहेंगे, प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट रहेगा, और दूसरा रहेगा हमारा प्री स्ट्रेस, यानी कि उसको पहले से ही स्ट्रेस देके वो कंक्रीट को बना दे। ठीक है, तो अभी वो उस टाइप का प्री स्ट्रेस कंक्रीट रहेगा। फिर सेक्शन 6 में आएगा हमारा स्टील, यानी कि स्टील कौन कौन से यूज़ करने हैं, स्ट्रक्चर का लोड कितना है, उस हिसाब से स्टील की कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी। सेक्शन जो हमारा 7 आ रहा है वो प्री फैब्रिकेशन एंड सिस्टम्स बिल्डिंग एंड मिक्स कंपोजिट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, प्री फैब्रिकेशन यानी कि जो भी हमारा स्टील का सेक्शन है उसको फैब्रिकेशन हमको करना रहेगा, अगर या तो फिर मान लो कि कोई अदर स्ट्रक्चर कंपोनेंट है तो उसको फैब्रिकेशन करना रहेगा। सिस्टम्स बिल्डिंग्स एंड मिक्स कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक से ज़्यादा मटेरियल या तो एक से ज़्यादा कोई आर्किटेक्चर कंपोनेंट है तो वो वहाँ पे सेक्शन 7 में उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। सेक्शन 7 में 2 पार्ट है, 7A और 7B। तो 7A है वो प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट के ऊपर दिया गया है, और 7B है सिस्टम बिल्डिंग्स एंड मिक्स कंपोजिट कंस्ट्रक्शन के ऊपर दिया गया है।
अभी सेक्शन यहाँ पे 8 आ रहा है, तो सेक्शन 8 में ग्लास एंड ग्लेजिंग आ रहा है। ठीक है, अभी कोई ग्लास आप यूज़ करे हुए तो फिर ग्लेजिंग यूज़ करें तो किस टाइप की रहेगी, उसका जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो सेक्शन 8 में यहाँ पे बताया गया है। फिर हमारा आएगा पार्ट 7। अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे वो सेक्शन की डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमारा वॉल्यूम 2 में आएगा। ठीक है, अभी जो कंटेंट से हो रहा है MBSE 2016 है और वॉल्यूम 2 है। अभी तक हमने डिस्कस जो किया था वो वॉल्यूम 1 के बारे में किया था, तो अभी वॉल्यूम 2 है, उसमें पार्ट 7 है और पार्ट 8 है। तो पार्ट 7 में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रैक्टिस एंड सेफ्टी, ये 3 कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अभी उसका मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है। ठीक है, अभी वो पर्ट मेथड यूज़ करना है या CPM यूज़ करना है, कौन सी मेथड से आप उसका मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस उसकी कैसी करनी है, सेफ्टी मेजर्स क्राइटेरिया क्या है वो भी ध्यान में रखना है। तो वो सारी चीज़ें पार्ट 7 में यहाँ पे मेंशन की गई है। अभी पार्ट 8 आ रहा है तो वो बिल्डिंग सर्विसेज आ रहा है, यानी कि गैस सप्लाई लाइन हो गई, ड्रेनेज सप्लाई लाइन हो गई, वाटर सप्लाई लाइन हो गई, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लाइन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो गई। तो ये जो भी सारी कम्युनिकेशन सर्विस यानी कि बिल्डिंग सर्विसेज है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटीज़, वो हमको पार्ट 8 में यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आएगा हमारा सेक्शन 1, तो लाइटिंग एंड नेचुरल वेंटिलेशन। सेक्शन 2 में इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंस्टॉलेशन आ रहा है। फिर सेक्शन 3 में एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, मैकेनिकल वेंटिलेशन। फिर सेक्शन 4 में एकॉस्टिक यानी कि साउंड के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कशन दी गई है कि भाई नॉइस कंट्रोल कैसे करना है, साउंड इंसुलेशन कैसे करना है। फिर सेक्शन 5 में इंस्टॉलेशन ऑफ ए लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स एंड मूविंग वॉक्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा कम्युनिकेशन यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है उसको किस हिसाब से मेंटेन करना है वो सेक्शन 5 में उसका डिस्क्रिप्टिव दिया गया है। अभी हमारा आ रहा है सेक्शन 5, तो उसमें 2 पार्ट है, 5A और 5B। 5A में लिफ्ट के बारे में दिए गए और 5B में एस्केलेटर और मूविंग वॉक्स के बारे में दिए गए। अभी सेक्शन 6 में आ रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अनेबल इंस्टॉलेशंस। ठीक है, अभी जो भी हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो भी हमारा रहेगा तो उसका इंस्टॉलेशन किस हिसाब से बिल्डिंग में प्रोवाइड करना है। ठीक है, अभी मान लो कि हम ऐसा नहीं है कि भाई सिविल इंजीनियर है तो हमको सिर्फ स्ट्रक्चर का ही ध्यान रखना है। अभी स्ट्रक्चर में जो भी यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटीज है वो सारी हमको यहाँ पे ध्यान रखनी रहेगी। इसीलिए ये जो भी वॉल्यूम है 1 और 2 इसमें कुछ ना कुछ वो NBC यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड में कुछ ना कुछ जो भी यूटिलिटीज है तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे वो डिस्क्रिप्टिव दिया गया कि ये भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो करने चाहिए। सेक्शन 1 है हमारा पार्ट 9 यानी कि प्लम्बिंग सर्विस के ऊपर है। ठीक है, इंक्लूडिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अभी वो सॉलिड जो भी वेस्ट है उसका भी मैनेजमेंट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है, इंक्लूडिंग है। सेक्शन 1 में वाटर सप्लाई का पार्ट आ रहा है और सेक्शन 2 में ड्रेनेज एंड सैनिटेशन का पार्ट आ रहा है, यानी कि प्लम्बिंग सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव दिया गया है। अभी सेक्शन 3 में क्या है कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है। फिर सेक्शन 4 में हमारी गैस सप्लाई लाइन की बात की गई है। पार्ट 10 आ रहा है हमारा, तो पार्ट 10 में क्या है कि लैंडस्केप डेवलपमेंट है, साइंस एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर है। सेक्शन 1 में लैंडस्केप प्लानिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट है। सेक्शन 2 में साइंस एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर की बात की गई है। अभी पार्ट 11 हमारा आ रहा है, तो पार्ट 11 में अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है। फिर पार्ट 12 आ रहा है, तो उसमें एसेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हमारी एसेट है, ठीक है, एसेट यानी कि जो भी हमारी मूल्यवान वस्तु है जो भी है हमारी स्ट्रक्चर में वो किस हिसाब से यहाँ पे मेंटेन रखनी है, उसका वो कौन सी एसेट का जो भी टाइप है वो क्या टाइप है वो यहाँ पे दिया गया। तो जो सारी बातें हैं वो यहाँ पे डिस्कस की गई है पार्ट 12 में। तो ये टोटल 12 पार्ट थे। ठीक है, अभी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम यहाँ पे 2 आ रहा था, तो ये सारी जो भी पब्लिक एमिनिटीज या तो फिर पब्लिक यूटिलिटीज या तो फिर बिल्डिंग कंपोनेंट्स की ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स की यहाँ पे डिस्कस की गई है डिटेल में। फिर हमारा आ रहा है डिफरेंस बिटवीन द नेशनल बिल्डिंग कोड एंड लोकल बिल्डिंग बाय लॉज। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी मान लो कि एक है भाई नेशनल बिल्डिंग कोड है और एक है लोकल बिल्डिंग्स बाय लॉज, यानी कि कोई भी मैंने बात की हुई अभी लोकल बॉडीज होगी, ग्राम पंचायत होगी, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, ठीक है, तो जो भी सारी लोकल बॉडीज है अगर उसकी कंपैरिजन हम नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि NBC से करें तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना रहेगा। तो नेशनल बिल्डिंग कोड डॉक्यूमेंट्स कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड एम्बॉडीज ऑल द रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अभी जो भी यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो सारी यहाँ पे बातें दी गई है। ठीक है, NBC में इट हैज़ बीन ड्राफ्टेड विथ परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन एंड गिव्स बेटर फ्रीडम टू आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स। ठीक है, अभी उसको परफॉर्मेंस कैसे करना है, कौन से ओरिएंटेशन में यहाँ पे परफॉर्म करना है, वो जो सारी फ्रीडमता है उसमें दी गई है। एवरी लोकेलिटीज और रीजन हैज इट्स ओन peculiarities
इन रिस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी, नेचुरल एनवायरनमेंट, वेदर कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अभी जो भी लोकेलिटी है एवरी रीजन की, यानी कि अलग अलग रीजन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे रीजन है उसमें पिकुलरिटीज है जो भी वो उसके जियोग्राफी के हिसाब पे रहेगी। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ जो भी रीजनल कैरेक्टरिस्टिक, अभी मान लो कि कोई में अभी स्टोन मिल रहा है, अभी कोई में अलग टाइप का पत्थर मिल रहा है। ठीक है, अभी कोई में वो ब्लैक स्टोन मिल रहा है। ठीक है, तो अभी अलग अलग रीजन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दी गई है। तो वो वेदर कंडीशन के ऊपर एक तो डिपेंड करेगा। Hence, framing a national building code is not sufficient because it is generalized regulations। अभी ऐसा नहीं है कि भाई एनबीसी आ गया तो अभी कोई लोकल बिल्डिंग्स बाय लॉज की जरूरत नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। इसी हिसाब से रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे एरिया के अलग अलग है, तो वहाँ पे भी उसका जो भी कोड है वहाँ पे भी मेंटेन करना रहेगा। यानी कि वो रीजन है जो भी, अभी मान लो कि गुजरात है तो यहाँ पे कुछ रीजनल कंडीशन अलग है। अभी मान लो कि राजस्थान में जाओ तो वहाँ की कुछ रीजनल कंडीशन अलग है। अभी महाराष्ट्र ले लो तो वहाँ की कुछ रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उसका कोई ग्राउंड लेवल अलग है। ठीक है, अभी उसकी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहेगी। तो ये जो भी है उसके ऊपर भी डिपेंड यहाँ पे करेगा। तो इस हिसाब से लोकल बिल्डिंग बाय लॉज भी हमको यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेगी। अभी ऐसा नहीं कि एनबीसी में ही सारा आ गया तो अभी कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इफ डिजायर्ड रिजल्ट आर टू बी अचीव्ड, there should be a more detailed approach from general regulations which can be specific to the local methods of development। अभी हमको इच्छित रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या करना रहेगा कि जो भी सारी बातें यहाँ पे दी गई, यानी कि लोकल बिल्डिंग बाय लॉज और एनबीसी, ये दोनों को फॉलो करवाने रहेंगे। वो जो भी जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्पेसिफिकेशन जो भी दिया गया है, वो हमको डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू मेंटेन करवाने रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई दोनों के डिफरेंस की। Therefore, every local authorities prepares certain rules and regulations which help in controlling the development of the locality. They simplify the work of local enforcing authorities. Government of India has published National Building Code यानी कि NBC. Local building by laws are being prepared with the help of advisory document of National Building Code। अभी यानी कि जो भी बिल्डिंग बाय लॉज लोकल बॉडी के क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, अभी वो जो भी तैयार किया गया हिस्सा है उसमें जो भी सारी बातें हैं वो किससे रेफरेंस लेके की गई है, क्योंकि जो भी हमारा एनबीसी है उसको हमको स्टैंडर्ड यानी कि थंब रूल समझ के उसको रेफरेंस लिया और उसी रेफरेंस के हिसाब से जो भी रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ पे उसका डिस्क्रिप्टिव दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे बिल्डिंग बाय लॉज में ध्यान में रखनी है। अभी लोकल बिल्डिंग बाय लॉज, building by laws are legal tools of rules and regulation to regulate the building requirement, architecture, design, coverage, height, area limitation and construction aspect of buildings to achieve safety and orderly development of the built environment। ठीक है, अभी जो सारी बातें उसका कौन का किस टाइप का स्ट्रक्चर है, वो फाउंडेशन में उसका कौन सा टाइप का फाउंडेशन यहाँ पे यूज़ करना है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन कवरेज क्या है, हाइट क्या है, एरिया लिमिटेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन आस्पेक्ट क्राइटेरिया ऑफ द बिल्डिंग क्या है, तो जो सारी बातें हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट यहाँ पे बिल्ड करता है बिल्डिंग बाय लॉज। नेशनल बिल्डिंग कोड इज द मेन गाइडिंग factor for the certain building by laws of any local authority of town and city development. A local authority is a regulatory body created by laws. One of the important duty of a local authority is to provide a necessary infrastructure to create suitable by laws and its successful implementation। ठीक है, अभी वो लोकल अथॉरिटीज़ रहेगी तो कुछ ना कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन या तो बाय लॉज रहेंगे, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो लोकल अथॉरिटी वहाँ पे कुछ ना कुछ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने के लिए कुछ बाय लॉज वहाँ पे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे करवाने रहेंगे। ऑल द प्लान्स ऑफ ए प्रपोज बिल्डिंग्स एरियाज टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द बाय लॉज एंड टू बी अप्रूव बाय दिस लोकल अथॉरिटी। जो भी लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे उससे अप्रूव यहाँ पे करवाने रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि अभी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय लॉज के, अभी बाय लॉज यानी कि कौन सा, यानी कि लोकल अथॉरिटी की बात यहाँ पे हो रही है। तो असिस्टेंट ऑफ वेरियस एक्सपर्ट फ्रॉम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर्स, अर्बन डिजाइनिंग, टाउन प्लानिंग, लॉ,
health, traffic, etc. should be considered while framing of building by laws. ठीक है, अभी ये सारी बॉडीज यहाँ पे इकट्ठी होकर यहाँ पे कुछ ना कुछ बाय लॉज यहाँ पे क्रिएट की गई है। ये तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। इनफ ह्यूमन रिसोर्स एंड suitable infrastructure to be provided for implementation of the bylaws. Procedure for the implementation of the building by laws should be easy to proceed and fast to implementation. ठीक है, अभी उसकी प्रोसीजर फॉलो करवाने की ईजी होनी चाहिए और फास्ट इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे करवाना है। लोकल पब्लिक मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द लोकल बिल्डिंग बाय लॉज, यानी कि जो भी यहाँ पे पब्लिक है, वो जो भी रीजनल पब्लिक यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अभी वो लिविंग है, उसको ये लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बिल्डिंग बाय लॉज के यहाँ पे फॉलो करवाने रहेगी। उसको अवेयर करना रहेगा कि भाई ये यहाँ के एरिया का ये थंब रूल है, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड है, वो उससे फॉलो करवाना रहेगा। ठीक है, देयर has to be feedback receiving process regarding the building by laws, and if building by laws need any alteration then provision has to be there to fulfill those needs. अभी मान लो कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अभी बिल्डिंग बाय लॉज में अभी लग रहा है कि यहाँ पे ये अल्ट्रेशन की जरूरत है, ठीक है, अभी कुछ यहाँ पे प्रोविजन इंप्लीमेंट करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है, अभी ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, लोकल बाय लॉज में यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, तो वहाँ पे भी वो नीड्स यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अभी एक बार बना लिया तो उसमें अभी कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो फेस करना है, तो वो आप अच्छी तरह से वो फेस कर सकते हो, उसमें इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अभी वो वहाँ पे नीड्स है। तो फिर इम्पोर्टेंस पॉइंट में अभी आगे बढ़ते हैं कि देयर मस्ट नॉट बी फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बाय लॉज। ठीक है, अभी मस्ट नॉट बी फ्रीक्वेंट चेंजेस, ठीक है, अभी उसके जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग रीजनल में सारी जगह कॉमन है कि कोई एक ही पर्टिकुलर रीजन में है, अभी वो भी देखना रहेगा, ऐसे ही चेंजेस नहीं कर देना है। लोकल अथॉरिटी शुड बी ऑब्जर्व एंड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज। ठीक है, अभी वो जो भी बिहेवियर है वो उसको एनालाइज करना है, ठीक है, उसके ऊपर वो डिस्कस करना रहेगा, ऑब्जर्व करना रहेगा, तब जाके वो चेंजेस करेंगे हम। फिर यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज। तो बिल्डिंग बाय लॉज lays down guidelines for the architects or engineers to prepare the building layout and activities। उसकी जो भी एक्टिविटीज है उसमें उसको हेल्प करता है, ठीक है, एक तो उसका ऑब्जेक्टिव है। इट प्रिवेंट्स हैज़ार्ड डेवलपमेंट एंड एंश्योर द प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया एज अ होल। ठीक है, अभी वो जो भी सारा एरिया है पूरा का पूरा, उसमें जो भी हैज़ार्ड डेवलपमेंट है उसको ये एक तो प्रिवेंट करता है। ठीक है, अभी सुरक्षित तरह से वो भी प्लान डेवलपमेंट यहाँ पे करता है। और बिल्डिंग बाय लॉज, इट मार्क्स श्योर दैट द प्लान बिल्डिंग बेस्ड ऑन द बाय लॉज आर कंफर्टेबल टू लाइव इन विथ प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। ठीक है, अभी जो सारी एमिनिटीज यहाँ पे फुलफिल होगी, तो कोई पुअर एमिनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं है। ठीक है, तो अभी एक बेटर टाउन यानी कि ब्यूटीफुल टाउन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई बिल्डिंग बाय लॉज के ऑब्जेक्टिव की। अभी उसमें आगे दिया गया है कि इट एंश्योर द सेफ्टी अगेंस्ट द स्ट्रक्चरल फेलियर, फायर, अर्थक्वेक, हेल्थ हैजार्ड, नॉइज एंड अदर हैजार्ड्स, जो भी सारे हैजार्ड्स है उसको यहाँ पे ये प्रिवेंट करेगा। बाय लॉज प्रोवाइड द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द लोकल बॉडीज टू लॉफुली एनफोर्स द नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द बिल्डिंग प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप सारी बातें दी गई है उसको फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छा, यानी कि जो भी बोलते हैं ना कि भाई एक अच्छी जिंदगी जीने का एक यहाँ पे वो एक जरिया है। ठीक है, अभी वो एक बेटर वे है कि ये जो आप फॉलो करवाओगे तो ये आप बेटर लिविंग यहाँ पे फुलफिल कर पाओगे। तो ये बिल्डिंग बाय लॉज का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहाँ तक हम रखते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपको कोई इसमें एक बार वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेना, अगर वीडियो में कोई दिक्कत है कोई तो अभी हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन भी रहता है। ठीक है, अभी सभी को एक रिक्वेस्ट है कि अभी जब डाउट सॉल्विंग सेशन आप मेंटेन करो, ठीक है, तब ये वीडियो एक बार नहीं 2 बार यहाँ पे देख के आओ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो अच्छी तरह से देख लो, उसमें कौन कौन सा चीज़ें यहाँ पे दी गई है, डिस्कस की गई है, अभी कौन सी चीज़ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई है। तो क्या रहेगा कि जब यहाँ पे डिस्कशन अच्छी तरह से हम करेंगे तो वो आपको अलग से रीडिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अलग से एक्स्ट्रा रीडिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो देख लिया, फिर डाउट सॉल्विंग सेशन में आ गए, ठीक है, तब जाके वहाँ पे भी डिस्कस कर लिया तो रीडिंग का ही करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से ये वीडियो एक बार देख लो और देख के फिर आ जाओ डाउट सॉल्विंग सेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
Thank you.